अगर आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो, नए एक्सपीरियंसेस को आप ले सकते हो, नई टीचिंग जो आ रही है उसके, देखिए हर चीज अपडेट चाहती है ना। किसी के पास वो नोकिया कीपैड वाला फोन है अभी, बोलिए ना, तो किसी के पास है तो उसको मैं प्राइस दूंगा, है किसी के पास नहीं है, क्यों? वो भी चलता था, आपने जब भी इसको इस्तेमाल किया या उसको रिप्लेस किया तो वो खराब नहीं हुआ था, चल रहा था वो, लेकिन इसके बावजूद आपने उसको रिप्लेस कर दिया, क्यों? क्योंकि आप अपडेट होना चाहते थे। यही हाल है टीचिंग फील्ड में भी, अगर आप अपने आप को अपडेट रखेंगे, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको वही टीचर चाहिए जो ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ा सकती है। आज स्मार्ट बोर्ड का जमाना है, आज स्मार्ट क्लासेस का जमाना है। ये स्मार्ट क्लासेस को इस्तेमाल करना हमें नहीं आता है तो वो क्या बोलेंगे कि भाई हमें वो ब्लैक बोर्ड वाली टीचर ही चाहिए, वो भी चाहिए, उसकी भी अपनी एक जरूरत है, लेकिन ये भी चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना जानते हो। चलिए लर्निंग के बारे में थोड़ी कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले जोर से पढ़िए कि आपको पढ़ना ही है, क्या है? लर्निंग इज acquiring knowledge, skills, attitude, behavior through formal education। लर्निंग क्या है? सेल्फ टीचिंग और जॉब ट्रेनिंग। क्या क्या चीजें इसमें? लर्निंग इज एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज आपको हासिल करना है, स्किल्स हासिल करनी है, एटीट्यूड, बिहेवियर थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, सेल्फ टीचिंग और जॉब ट्रेनिंग। आप ये चीजें, यानी ऊपर की जो चीजें हैं, नॉलेज आप हासिल करिए, स्किल्स हासिल करिए, आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के ऊपर आप काम करिए फॉर्मल एजुकेशन के जरिए से। मतलब ये है कि आप क्लास में गए, टीचर से आपने पढ़ा, ये एक फॉर्मल एजुकेशन स्टाइल है, आपने इस तरीके से। या तो फिर दूसरा तरीका बताया है सेल्फ टीचिंग, आपने अपने आप को खुद सिखाया, अपने आप को सेल्फ टीच किया आपने, क्योंकि आप उस लेवल पर है कि आपको अब किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप को पढ़ा सकते हो इंटरनेट के जरिए से, बुक्स के जरिए से, रीडिंग के जरिए से। आप अपने नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, वैल्यूज, मॉरल्स को एनहेंस कर सकते हो सेल्फ टीचिंग के जरिए। नंबर 3 जॉब ट्रेनिंग। ये जो हो रहा है ये जॉब ट्रेनिंग है। मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि आप लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इस वजह से ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया और हर जॉब से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए इस तरीके से सेशंस करते रहते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, या तो फॉर्मल एजुकेशन के जरिए से, या सेल्फ टीचिंग के जरिए से, या जॉब ट्रेनिंग के जरिए से। किसी भी जरिए से आपको अपने आप को लर्निंग फील्ड में आगे बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? पढ़िए जोर से। Understanding, being able to explain and remember information and the application of that understanding in real world situations। आपको लर्निंग में क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करने के बाद रिमेम्बर करना है इंफॉर्मेशन को, उसको एक्सप्लेन करना है और रियल वर्ल्ड में उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप जो लर्निंग करेंगे वो लर्निंग आपकी जात तक महदूद नहीं होनी चाहिए, वो लर्निंग जो है ये ट्रांसफॉर्मेशनल होनी चाहिए, वो आगे मूव होनी चाहिए। आप एक जगह से दूसरी जगह तक उस लर्निंग को शिफ्ट करने आपको आना चाहिए। यानी आपके अंदर वो लर्निंग से, आप क्लासरूम में आ रहे हैं तो आपको वो लर्निंग अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करना आना चाहिए। ये जरूरी है अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो। अगर आप अपनी नॉलेज को इनकलकेट नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में तो आपकी लर्निंग का कोई फायदा नहीं है। नंबर 3 पढ़िए जोर से। Selecting and organizing information, evaluating new information to draw conclusions and emphasizing some ideas regarding existing knowledge। क्या करता है लर्नर? वो सिलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, ऑर्गेनाइज करता है, वो इवेल्युएट करता है और वो इंफॉर्मेशन जो हासिल की है उसने, उसको एक नतीजे तक ले जाता है, उसको एक रिजल्ट तक ले जाता है, एक कंक्लूजन तक वो ले जाता है उस लर्निंग को। ये करना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ लर्निंग करते रहे ये काम का नहीं है, समझना ही बात। उस लर्निंग को हम ज्यादा से ज्यादा मुफीद कैसा बनाते हैं,
ज्यादा से ज्यादा फायदामंद कैसा बनाते हैं, उसको ज्यादा बेनिफिशियल कैसा बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर 4, पढ़िए जोर से। Active process which implies that the learner is actively engaged with the particular credit and enriching sense of it। आप लर्निंग के लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज करते हैं, कौन सी चीजें आप यूज करके लर्न, आप बुक की मदद से लर्निंग कर रहे हैं, मोबाइल की मदद से लर्निंग कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, वो मटेरियल को आप ज्यादा से ज्यादा यूजफुल कैसे बनाते हैं, और उसका कोई सेंस बनना चाहिए। तो जो चीजें आप कर रहे हैं, लर्निंग का आप कर रहे हैं, उसको किसी सेंस तक, किसी कंक्लूजन तक, किसी नतीजे तक, किसी रिजल्ट तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, तब जाकर आपकी लर्निंग जो है ये फायदेमंद साबित होगी। नंबर 5, क्या है, लर्निंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फीडबैक। आपको लर्निंग का मतलब ये है कि फीडबैक भी लेना आना चाहिए। इट कैन इंक्लूड रीइंफोर्समेंट सच एज रिवार्ड और क्रिटिसिज्म एंड करेक्टिव एक्शन। कोई अगर आपको फीडबैक देता है तो दो तरीके का फीडबैक है। वो फीडबैक का आपकी बहुत तारीफ करेगा, आपकी पीठ थपथपाएगा, आपको शाबाशी देगा, तो इसमें तो आप बहुत खुश हो जाते हो कि भाई मेरे को बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला। लेकिन फीडबैक हमेशा पॉजिटिव नहीं होते हैं, और ये समझ कर रखिए कि फीडबैक जो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव होते हैं वो असर करने वाले होते हैं। अगर कोई आपको नेगेटिव फीडबैक दे, फीडबैक लेना और देना दोनों एक आर्ट है, पूरा एक सेशन है उसके ऊपर कि हाउ टू टेक एंड गिव फीडबैक्स। ये पूरा आर्ट है, अभी हम लोग उसके ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा फीडबैक देता है तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने हमारे ऊपर फजल किया, इस वजह से हम ये काम कर पाए। लेकिन अगर कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, कोई आपका क्रिटिसिज्म कर रहा है, करेक्टिव फीडबैक दे रहा है, तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। आपको किस तरीके से फीडबैक लेना है ये आना चाहिए। आपको वो फीडबैक जो है उसको दिमाग तक नहीं ले जाना, दिल तक नहीं ले जाना है। आपको समझना है कि भाई मेरी क्या गलती है, मुझसे क्या कोताही हुई, और दोबारा ये रेक्टिफाई करना है कि वो गलती आपसे दूसरी बार ना हो, बस दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप फीडबैक को इग्नोर कर दे कि भाई नहीं, इसको मेरे से जलन है, ये इसको मेरे से हसद है, ये तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, हमेशा मेरी गलतियां ही निकालती रहती है, आप अगर ये अपने दिमाग में रखते हो तो फिर आप कभी भी फीडबैक से फायदा नहीं उठा पाओगे। अब ठीक है, उसका एक अपना नेचर है, उसको इग्नोर करिए, उसके नेचर से आपको खुद लेना देना नहीं है, उसकी कबर में आपको सोने नहीं जाने का। उसका हसद उसको नुकसान देगा, उसकी जलन उसको नुकसान देगी, उसकी जलन की वजह से वो परेशान होगी, आज नहीं तो कल। उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। अगर उसका फीडबैक ऐसा है कि उसको सुनना है, समझना है, कभी कभी हम आदमी को देखकर फीडबैक लेना नहीं चाहते कि भाई इसने दिया है, कोई जरूरत नहीं। आप कौन दे रहा है ये मत देखो, क्या दे रहा है इसको देखो कि उसने मुझे क्या कहा, क्या उसके अंदर मेरे लिए कोई इंप्रूवमेंट की चीज है। तो लर्निंग के अंदर फीडबैक्स को कैसे लेना है और देना है, ये भी शामिल है। नंबर 6, learning could also be transferring information and developing skills from one context to another. The learning process helps to increase knowledge, develop expertise and enhance understanding. आपकी सोचने समझने की सलाहियत लर्निंग की वजह से बढ़ेगी। आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जगह पर जाकर स्टॉप हो जाओ। एक्सपर्ट होने का मतलब ये है कि आप उस फील्ड में और ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकते हो, और ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकते हो, इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी लर्निंग आपको फायदा पहुंचाएगी। और लास्ट नंबर 7 इज लर्निंग occurs in a variety of context and can take many different forms. It is fundamental to personal growth and development, ensuring individuals achieve their full potential. लर्निंग का बेसिक मकसद ये है कि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाए। आपके अंदर ऊपर वाले ने बहुत सलाहियत रखी है, आप बहुत सारे काम कर सकते हो, आपके अंदर मल्टीटास्किंग की एबिलिटीज है, आप पहले से ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो, स्कूल के काम कर रहे हो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा। अब खाली उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। 100% दूं, मैं घर पर हूँ तो घर पर भी मैं अपना 100% दूं, और इसके लिए आपको लर्निंग के अंदर चीजें शामिल करनी पड़ेगी, कुछ चीजें अनलर्न करना पड़ेगा, कुछ चीजें रीलर्न करना पड़ेगा। ये चीजें आपको करना आ गई। अगर आपको ये चीजें करना आ गई तो आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े काम कर पाएंगे और कम वक्त में ज्यादा काम कर पाएंगे।
कुछ चीजें हम लोग अनलर्न नहीं करते हैं, उसी तरीके से करते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हम वक्त भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं और उसका इफेक्ट जो होना चाहिए सामने, वो इफेक्ट भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से हमने सीख कर लर्न करके वो काम नहीं किया। पुराना जो तरीका था उसी को हमने अडेप्ट किया। जो काम कम वक्त में हो सकता था, हमने पुराने तरीके को अडेप्ट करने की वजह से उसमें ज्यादा वक्त लगा दिया। तो ये 7 चीजें मैंने आपको लर्निंग के बारे में बताई। अब आगे चलिए, ये लर्निंग स्टाइल्स के बारे में कौन कौन जानता है? ये जो लर्निंग स्टाइल्स है इसके बारे में कौन कौन जानता है? जी, जल्दी जल्दी बताइए ना प्लीज। ये जो लर्निंग स्टाइल्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके बारे में कौन कौन जानता है? ये बस एक ही वो, देखिए टीचिंग फील्ड में अगर हम हैं और ये नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ऐसा है कि हजाम अस्त्रा चलाना नहीं जानते। बार्बर को जानते हैं? बार्बर, बार्बर को अगर अस्त्रा चलाना नहीं जानते, नहीं आता है, तो उसको क्या कहेंगे? बोलिए ना। बाद में आप सोचना इसके बारे में जो मैंने कहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि 4 लर्निंग स्टाइल्स है। आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, या आप खुद अपना असेसमेंट पहले करिए, आप ये 4 लर्निंग स्टाइल्स में किस स्टाइल में आप जाते हो। एक होता है विजुअल लर्नर, जिसको कोई चीज दिखाओ तो उसको जल्दी समझ में आता है, वो किसी चीज को देख कर याद करता है, समझता है। नंबर 2 ऑडिटरी, वो लर्नर है जो सुनकर किसी काम को करता है। नंबर 3 रीड एंड राइट, और नंबर 4 काइनेस्थेटिक, जो प्रैक्टिकल कोई काम को करके किसी चीज को सीखता है। ये 4 लर्निंग स्टाइल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, इसके ऊपर आप इन डेप्थ रिसर्च करेंगे। बहुत इजी है, लेकिन इसके ऊपर इन डेप्थ आप रिसर्च करेंगे। आप अपनी क्लास का सर्वे करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि मेरी क्लास में कितने विजुअल स्टूडेंट्स हैं, कितने ऑडिटरी स्टूडेंट्स हैं, कितने रीड एंड राइट वाले स्टूडेंट्स हैं, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काइनेस्थेटिक है, प्रैक्टिकल उनको कोई चीज करवाई जाए तो उनको समझ में आता है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर अ टीचर। अगर वो किसी क्लास में एंटर होती है तो उसको मालूम होना चाहिए कि मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो इन 40 स्टूडेंट्स की लर्निंग स्टाइल्स क्या है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जरूरी है कि नहीं है ये? बोलिए ना। इससे पहले कभी पता नहीं चला आपको इसके बारे में? आपने कोशिश ही नहीं की कभी कि भाई ये भी कोई जानने की चीजें मालूम होनी चाहिए कि भाई हमारे बच्चों की लर्निंग स्टाइल्स क्या है। आपको अपने बारे में मालूम है, आपको अपने बारे में मालूम है कि आपकी खुद की लर्निंग स्टाइल क्या है, कितने इसमें विजुअल है, कितने ऐसे हैं आपको पता है कि भाई मुझे कुछ दिखाओ तो ही याद रहता है। तो ऑडिटरी कितने हैं कि सुनकर मुझे वो चीज याद रहती है। अब इसमें भी लोग डर डर के हाथ उठा रहे हैं। 2 वजह है, या तो आप हाथ उठाना ही नहीं चाहते, या तो ये कि आपको मालूम ही नहीं है कि मेरी लर्निंग स्टाइल क्या है। मैं तो ऐसे ही टीचर बन गई हूँ, पता नहीं कौन सी स्टाइल है मेरी। इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है। आप ऑडिटरी हो, आप विजुअल हो, आप रीड एंड राइट करके कोई चीज को याद करके लिख के आपको कोई चीज याद होती है, या आप काइनेस्थेटिक हो, प्रैक्टिकल आपको कोई काम करना पड़ता है तो आपको वो चीजें याद होती है। 2 काम आपको करने हैं। पहले ये कि आप अपनी लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करिए कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है। समझ में आई बात? आवाज नहीं आ रही है? आपको अपनी लर्निंग स्टाइल पहले क्या है ये मालूम होना चाहिए। नंबर 2, आप जिस क्लास में एंटर करते हो उस क्लास में जितने बच्चे हैं उन बच्चों की लर्निंग स्टाइल्स आपको आइडेंटिफाई करनी है। आप करेंगे?
ये आपका होमवर्क है। कितने टाइम में आप कर लेंगे बात ये काम? अपनी अपनी क्लास में जाकर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स है तो इसमें 10 स्टूडेंट विजुअल है, 10 स्टूडेंट ऑडिटोरी है, 10 स्टूडेंट जो है ये रीड एंड राइट वाले हैं, 10 स्टूडेंट जो है ये काइनेस्थेटिक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपको पता होगा तो एक विजुअल स्टूडेंट है उसको आप ऑडिटरी स्टाइल से सिखा रहे, मेहनत कर रहे, लेकिन वो सीखने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो उसकी लर्निंग स्टाइल है ही नहीं। आपने उसके ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत की, इसके बजाय आप उसको विजुअल स्टाइल से कोई चीज सिखा देते, उसको फौरन 2 मिनट में वो चीज याद हो जाती। आपके एफर्ट्स भी कम हो गए, आपकी मेहनत भी कम हो गई। वो बच्चा जो अभी तक डम समझा जाता था कि भाई इसको कितना भी बोलो समझ में ही नहीं आता है, क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि हमने उसकी जो लर्निंग स्टाइल है वही नहीं समझी, और फिर हमने उसको उसकी लर्निंग स्टाइल में नहीं सिखाया। इस वजह से वो बच्चा डम था। हालांकि वो बच्चा डम नहीं था, वो बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन बस उसकी लर्निंग स्टाइल को हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। इस वजह से ये प्रॉब्लम हम लोगों को हुआ। ये समझ में आ रही है? ये फायदे की चीज है। जब आप अपने बच्चों को समझ जाएंगे कि इसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी उसको पढ़ाने में, और जो काम करने में आपको घंटों लगते थे वो काम मिनटों में खत्म हो जाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यू कैन बी अ बेटर टीचर बाय दिस। आपको सिर्फ ये करना है कि आप अपने लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करिए, और आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपके बच्चों की लर्निंग स्टाइल क्या है। ये बहुत ज्यादा आपको फायदा देगी। ये लर्निंग के अंडर में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क दिया है। आप अपनी लर्निंग स्टाइल और अपने बच्चों की लर्निंग स्टाइल को आप एक फॉर्मेट बनाइए। मैनेजमेंट को कहकर आप खुद भी बना सकते हैं। उस फॉर्मेट के अंदर अपनी क्लास कौन सा स्टैंडर्ड है वो लिखिए ऊपर। उसके बाद आप ये लिखिए कि मैं ये क्लास टीचर हूँ, मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं। उसके सामने 4 सेक्शंस बनाइए। 4 सेक्शंस में लिखिए कि भाई ये बच्चे ऑडिटरी है, ये बच्चे विजुअल है, ये बच्चे काइनेस्थेटिक है, और ये बच्चे रीड एंड राइट वाले हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये चार्ट आपने लगा दिया है अपनी क्लास के ऊपर, क्लास के बोर्ड के ऊपर, कि भाई ये हमारी क्लास का लर्निंग स्टाइल है। जब आप इस तरीके से पढ़ाएंगे आपका एक इम्पैक्ट भी होगा, आपको पढ़ाने में आसानी भी होगी, और आप ज्यादा अच्छे और बेटर रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रही है बात? सब करेंगे इंशाल्लाह।